कहानी की स्टार्टिंग इमोर्टल वर्ल्ड से होती है, जहाँ पर ह्यूमंस और डीमन में युद्ध चल रही होती है और बताया जाता है कि 8000 साल पहले डीमन के एंसेस्टर सभी डीमंस को यूनिफाई करके इमोर्टल वर्ल्ड के अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा वॉर लॉन्च कर दिया था। वहीं पर नीचे में वॉर चली रही होती है कि तभी वहाँ पर एम्प्रेस ये आकर अपना सोर्ड से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी डीमन की आकर उसका सोर्ड को नष्ट कर देता है और उसी के साथ डीमन लॉर्ड वहाँ पर प्रकट हो जाता है। उसे देखकर ये उससे पूछते तो क्या तुम ही हो जो कि होली डीमन के ब्लड को मर्ज करके होली डीमन टेम्पल को क्रिएट करके दुनिया के सभी डीमन को यूनिफाई कर दिए थे। उसके जवाब में डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ ऑफकोर्स वो मैं ही हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा लाइफ को सेक्रीफाई क्यों कर रहे हो। डीमन लॉर्ड काफ़ी सिंपल सा जवाब देता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। अब ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका काम तमाम करने के लिए उस पर हमला करने के लिए तैयारी करने लगती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार धमाका हो जाता है और उसका रिजल्ट देखने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होने लगे होते हैं कि आखिर जीता कौन। तभी वहाँ पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर ऊपर में से धुंध हटती है और पता चलता है कि डीमन लॉर्ड काफ़ी आसानी से ईहे को मार दिया होता है और मारकर उससे कहता है कितनी दुख की बात है कि तुम मुझसे जीत नहीं पाए और आज से नहीं सिर्फ अभी से ही तीनों रीलम में मैं इनविंसिबल हो गया हूँ। अपनी मौत से ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और ख़त्म होने से पहले उससे कहते हुए जाती है कि इस हेट्रेट को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, चाहे लाखों या फिर करोड़ों साल क्यों ना बीत जाए, लेकिन मैं तुमसे अपना बदला लेने जरूर आऊँगी। ये बोलकर वो ख़त्म होकर गायब हो जाती है। इसके 8000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड बैठे बैठे कह रहा होता है कि पिछले 8000 साल से मैं इनविंसिबल रहा हूँ, मेरे पास उम्र और पावर की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं अभी भी दाव को प्रूव करके एसेंड नहीं कर पाया हूँ। 10,000 साल पहले मैं अर्थ से यहाँ पर आया था, तब से मैं अकेला था और मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं था और मेरा ये लोनलीनेस ही मेरा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण मैं दाव को प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए अब मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर एक ऑर्डिनरी मॉर्टल लाइफ के जैसा जीना चाहता हूँ। ये सोचकर वो जाने लगता है और वो अपना सभी पावर को सील करके मॉर्टल बन गया होता है ताकि वो अपना पुराना ऑर्डिनरी लाइफ को जी सके और वो मॉर्टल वर्ल्ड में सबसे ऑर्डिनरी बंदे को ढूंढकर उसमें रीइंकारनेट हो जाता है। इसके बाद श्वानजेन डोमेन का फेंगजिंग सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर डीमन लॉर्ड यानी कि तियान अब ऑर्डिनरी बंदा बन गया होता है और वो काफ़ी खुशी में अपने घर जाते हुए कहते हैं कि वाइफ देखो आज मेरा लॉटरी लग गया है, इसलिए इस महीने का रेंट का अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर उसके वाइफ को दिखाते हैं जो कि ये एम्प्रेस की रीइंकारनेशन होती है, लेकिन अभी उसके पास उसका पिछले लाइफ का मेमोरी और उसका पिछले लाइफ का ताकत नहीं होता है। वो अपने हस्बैंड को देखकर जल्दी से उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है और काफ़ी खुशी से कहती है कि फाइनली तुम वापस आ ही गए। ये बोलकर वो उसे खाना खिलाने लेकर जाने लगती है। वो सब देखकर तियान सोचता है कि ये ऑर्डिनरी वर्ल्ड है, मैं डीमन वर्ल्ड का मार काट देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा पक गया था, इसलिए मैं इसी तरह का लाइफ का कामना कब से कर रहा था। ये सोचकर वो जल्दी से जाकर खाना खाने लगता है और अपनी वाइफ का कुकिंग स्किल का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। वो सब सुनकर उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है कि आराम से खाओ, अगर ये काफ़ी नहीं होगा तो मैं और बना दूंगी। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि आज को तुम्हारा बिजनेस कैसा हुआ। तियान कहता है कि सरप्राइज मत होना। ये बोलकर वो उसे 12 सिल्वर का टेल्स दिखा देता है, जो देखकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछती है कितना सारा पैसा कहाँ से आ गया और थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहने लगी होती है कि कहीं तुम चोरी वोरी तो नहीं कर ली हो ना। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलकर वो उसे बताते हैं कि एक बच्चा का बैप्टाइज होने वाला था, इसलिए उसका ग्रैंडफादर उसे गिफ्ट देना चाहते थे और उस बच्चे को मेरे द्वारा बनाया गया मंकी किंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो मुझे 12 टेल देकर छुट्टे रखने के लिए बोलकर खरीद कर चला गया था। वो सब सुनकर उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पैसे को रखने चली जाती है। उसके जाने के बाद तियान सोचते का मॉर्टल आई उसे देख नहीं सकता है। जो चीज़ को मैं कार्व करके बनाया हूँ उसका एक एक नाइफ मोस्ट पावरफुल दाव का ट्रू मीनिंग को कंडेंस करता है। वो बच्चा सुप्रीम बोन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक के साथ जन्म लिया है, अगर उसे चांस मिलता है तो जरूर वो उसका मिस्ट्री को ढूंढ पाएगा। ये सब तो सिर्फ उसका कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ जितर प्ले कर रही होती है और वो कुछ पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि दिन का 3 मील लाइट टी और लाइट राइस खाना, डिनर के बाद कुछ पोएट्री का बात किया हूँ, जितर प्ले किया हूँ, पेंटिंग किया हूँ, कितना वंडरफुल दिन रहा है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ आराम से बैठी होती है, लेकिन तभी वो उसे हक करते हुए कहने लगा होता है कि रात होने वाला है, जल्दी से सोने चलते हैं। उससे उतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से करना चाहते हो। वो हाँ में जवाब देता है। इसके लिए वो मान जाती है, इसलिए वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। इसके बाद उनके रूम को दिखाते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ ड्रेस चेंज करके उसे इन्वाइट करती है। इन्विटेशन पाकर वो काफ़ी जल्दी में उसके ऊपर कूद पड़ता है और वो लोग अपना हस्बैंड वाइफ वाला काम शुरू कर देते हैं। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन ईहे का डिवाइन कॉन्शियसनेस अचानक एक्टिवेट हो जाता है और उसे उसके पिछले लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि वो ईहे इम्प्रेस रही है जो कि स्पिरिचुअल और मोर्टल बॉडी के साथ जन्म ली थी। काफ़ी सारे डिजास्टर और प्रिजर्वेंस को सहने के बाद वो इवेंचुअली में सेंट्रल हेवनली एम्प्रेस बनकर इमोर्टल वर्ल्ड को लीड की थी और इमोर्टल वर्ल्ड का लॉर्ड भी बनी थी। उसका पावर से इनेट गॉड यहाँ तक डीमन से भी लोग कांपते थे। एंशिएंट टाइम के इमोर्टल और डीमन के बैटल में वो अकेले ही काफ़ी सारे डीमन को मारी थी, इसीलिए सभी डीमन सिर्फ उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। वो हजारों सालों तक तीनों
नीलम ने शांति कायम करके रखी थी। शांति तब तक कायम रहा था जब तक वो नहीं आया था, और वो और कोई नहीं बल्कि वो डीमन लॉर्ड था, जिससे वो 3 दिन और 3 रात तक फाइट की थी, लेकिन आखिर में वो उससे हार गई थी और मारी गई थी। उन सभी मेमोरी को देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, तो इसका मतलब मैं इमोर्टल वर्ल्ड का सेंट्रल हेवनली एम्प्रेस का रीइंकार्नेशन हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट कर ली हूँ और मुझे मेरे पिछले लाइफ का मेमोरी मिल गया है। ये सब वो सोच रही होती है, तभी त्यान नींद में ही उसको ग्रॉप कर लेता है, जिससे वो थोड़ी सी चौंक जाती है और चिल्लाने लगी होती है कि आखिर किसका इतना हिम्मत हो गया है। लेकिन वहीं पर वो नींद में ही उसका स्विच करने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और जल्दी से उसका हाथ को हटाती है और उसे देखकर अपने मन में कहती है कि मैं डिग्निफाई एम्प्रेस हूँ, जिससे कि हजारों लोग एडमायर करते हैं। कोई भी मेरे बारे में इस तरह की बातें सोच ही नहीं सकता है। लेकिन ये सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि ये मुझे इस तरह का सिंपल कपड़ा भी पहना दिया है। अगर लोगों को पता चल जाएगा तो तीनों रीलों में मेरा काफी ज्यादा मजाक बन के रह जाएगा। इसलिए उस बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखने के लिए वो अपने हस्बैंड का काम तमाम करने के बारे में सोचती है। लेकिन उससे पहले ही वो नींद में ये बड़बड़ाने लगा होता है कि आज खाना में मुझे ये चाहिए। वो सुनकर यह रुक जाती है और पिघल जाती है और सोचती है कि ये ऑर्डिनरी लाइफ उतना भी बुरा नहीं है। भूल जाओ तो क्या हो गया, अगर मैं हेवनली एम्प्रेस हूँ तो भी। अब जबकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो हमेशा तुम्हारी वाइफ ही रहूंगी। इतना सोचकर वो अपने मन में कहते कि डीमन लॉर्ड, मेरा बस रिकवर करके इमोर्टल वर्ल्ड में लौटने के इंतजार करो, तब मैं तुमसे अपने हिसाब बराबर करके अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी उसका हस्बैंड नींद में ही उससे किस मांगने लगा होता है। इसलिए वो उसे किस करते हुए सोचती है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये सोचकर वो सो जाती है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उठकर बैठ जाता है और अपनी वाइफ को भी उठाकर अपनी वाइफ को ही ड्रेसअप करने में हेल्प मांगता है। इसलिए वो उसे कपड़ा पहनाने में हेल्प करने लगती है। तभी वो उसे हक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जैसे वाइफ से शादी करने के बाद मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। वो उससे कहते हैं कि मुझे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, किस तरह का ड्रेस तुम पहनना चाहती हो। वो कहते हैं कि तुम चूज करो, मुझे तुम्हारा चॉइस पसंद है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो अपना कपड़ा चेंज कर ली होती है और वो उसका हेयर स्टाइल को सेट करते हुए उसका ब्यूटी देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा जैसे खूबसूरत लड़की भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वो उसे टीच करते हुए कहते हैं कि बिना कपड़ों के मैं खूबसूरत नहीं लगती हूँ क्या। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से उसे हक करते हुए कहने लगा होता है कि तुम दोनों में काफ़ी खूबसूरत लगती हो। इसके बाद दिखाते हैं कि वो लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर कुछ देखने चली जाती है। तभी थियान को एक स्लेब बेचने वाला बंदा अपनी तरफ बुलाते हुए कहते हैं कि ये सभी ब्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये लोग आपको रात में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रखेंगे और काफ़ी अच्छे सर्विसेज देंगे। वो सब देखकर थियान सोचते हैं कि इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग वीक को खाता है और कमजोर होना काफ़ी बड़ा पाप है। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी वो सेल्समैन बंदा उसे बुलाकर उसे उन लड़कियों को बेचने की कोशिश करने लगता है। उन्हें देखकर थियान सोचता है कि ये सच में काफ़ी दुख की बात है कि ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा रूथलेस है। वो उन्हें देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आकर काफ़ी गुस्से में और जलन के साथ कहते हैं क्या तुम एक को खरीदना चाहते हो, वो जरूर तुम्हें रात को काफ़ी कंफर्टेबल करेंगे। उसका बात सुनकर थियान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे समझाने लगा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गया है। ये गुस्से में कहते कि मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ से गई क्या, तुम तो अपने आंखों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम सबको क्यों नहीं खरीद लेते हो। उसका गुस्सा देखकर थियान को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा होता है, इसलिए वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी जगह लेकर जाने लगता है। लेकिन वो अभी भी उससे गुस्सा होती है, इसलिए वो उसका हाथ छुड़ाकर कहने लगी होती है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसा आ गया है ना, जाकर खरीद क्यों नहीं लेते हो। वो सब देखकर थियान उसे मनाने लगा होता है कि मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखेगी। वहीं पर उसे देखकर ये सोचती है कि मेरे सामने ऐसा बिजनेस करके मेरे हस्बैंड को ब्रिंग डाउन करना चाहते हो, लगता है कि तुम इस सिटी में कुछ ज़्यादा दिन तक रह लिए हो। उसका वो ग्लेयर देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि वो लोग शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, स्नैक्स खाते हैं और सब कुछ थियान ही टांग कर लेकर जा रहा होता है। और तभी वो उससे कहता है कि लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा खरीद लिए हैं, इसलिए अब हम लोगों को जाना चाहिए। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बताया जाता है कि जनरल लूज सिटी से वापस आ गई है। उससे देखकर थियान पूछते हैं कि वो लड़की कौन है जो कितना ज़्यादा इंपोजिंग लग रही है। इसके जवाब में कुछ लोग उससे कहते हैं कि वो फू थियानवो की यंगर सिस्टर है, वो डीमन उल्फ क्लान को हराकर आ रही है, वो डायनेस्टी की यंगेस्ट गॉड ऑफ वॉर है और एम्प्रेस सेनफेंग की फर्स्ट कॉन्फिडेंस भी वही है। उससे देखकर ये सोचते हैं कि वो काफ़ी जल्दी आ गई और जैसे जनरल फू उसे देखने वाली होती है वो अपने हस्बैंड के पीछे छिप जाती है। तभी थियान को इविल की फील होता है, जिससे उसे समझ में आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और तभी एक बंदा बॉम्ब से जनरल फू पर हमला कर देता है, लेकिन उससे वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है, बल्कि काफ़ी आराम से उससे डील कर लेती है। उस धमाके से सभी लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं, सिर्फ उन दोनों को छोड़कर। वहीं पर वो सभी असासिन बाहर निकलकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे अभी भी जनरल फू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने सभी लोगों को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दे देती है। इसलिए वो लोग अपना फॉर्मेशन का यूज करके उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन उससे वो असासिन रुकते नहीं है बल्कि हमला जारी रखते हैं, जिससे वहाँ पर धमाका होने लगता है। इसलिए सभी तरफ अफरा तफरी मचने लगती है। वो सब देखकर थियान सोचते हैं कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, अगर अपना डिमोनिक की को अनसील करने पर मेरी वाइफ डर ना जाती
ना तो तुम लोगों का काम तो मैं ऐसे तमाम कर देता। ये सोचकर वो सबसे पहले अपनी वाइफ को घर लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन अपनी वाइफ की जगह पर एक मोटी औरत को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। लेकिन जल्दी से वो अपने सेंसेस में आकर उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ चली गई। उसका सवाल का कोई भी जवाब ना देकर उल्टा वो उसे फ्लर्ट करने लगती है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो काफ़ी गुस्से में उसे उठाकर फेंक देता है और वो सीधे एक सैनिक से जाकर टकरा जाती है। उन्हें देखकर फू सोचने लगी होती है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं पर तियान को दिखाते हैं जहाँ पर वो खुद को शांत करते हुए अपना मैजिक का यूज करके अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो आसपास में नहीं है। वो जानकर वो थोड़ा सा चैन के सांस लेता है कि चलो अच्छा हुआ कि वो भीड़ के द्वारा बाहर धकेल दी गई है। लेकिन वहीं पर अपना थोड़ा सा पावर का यूज करने पर उसका पैनिक और रेजिमेंट फिर से एक्टिवेट होने लगा होता है, जिससे कि उसे कंट्रोल करने में तकलीफ होने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो अपने पास से जा रहे बंदे को पकड़ लेता है और उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मैं अपना सील को अनलॉक नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ के मोटर्स मेरे पावर से काँप कर मारे जाएंगे। ये सोचकर वो उस बंदे को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी वो कुछ अजीब नोटिस करता है और देखने पर उसे पता चलता है कि उसके बॉडी में इमोर्टल की भी होता है और वो सोचता है कि डीमन रिलम को सुप्रीम बीइंग होने के बावजूद भी मेरे पास अभी भी इमोर्टल की मेरे पास बचा हुआ है। इस इमोर्टल की को मैंने सच में काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। इसके बाद उसके बारे में पता चलता है कि पहले वो इमोर्टल कल्टिवेटर ही हुआ करता था। डीमन वर्ल्ड में एंटर करने से पहले वो एक कल्टिवेटर हुआ करता था जो कि इमोर्टलिटी पाथ पर चलना शुरू कर दिया था। इमोर्टल पाथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा होता है, जिसका रिलम कुछ ऐसा होता है: फाउंडेशन, की गैदरिंग, कंसंट्रेट, प्रोफाउंड, डिवाइन फायर, डिवाइन ट्रिब्यूलेशन, लॉन्गिविटी और इमोर्टिलिटी। लेकिन वहीं पर वो अपने अर्थली कल्टिवेशन लिमिट को ब्रेक करके ट्रू इमोर्टल रिलम में पहुंच गया था। उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ पाथ था, लेकिन तियान अपनी इनकम्पेरेबल टैलेंट और फर्म दाव पर डिपेंड होकर आगे बढ़ता चला गया था और आखिरी में वो ट्रू इमोर्टल बनकर इमोर्टल वर्ल्ड में एसेंड भी कर गया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हो गया था और वो गलती से होली डीमन ब्लड के साथ फ्यूज कर गया था, जिससे वो हेवन और इमोर्टल के पाथ को तोड़कर डीमन की दुनिया में एंटर कर गया था। इतना बताने के बाद तियान को दिखाते हैं जहाँ पर वो खुद से कहते हैं कि इसे देखकर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। मुझे लगा था कि डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद से मेरे इमोर्टलिटी पाथ से मेरा रिश्ता नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि इमोर्टल की अभी भी मेरे पास होगी। अब मुझे समझ में आया कि मेरे इमोर्टल की डीमन वर्ल्ड में सिर्फ सप्रेस होकर रह गया होगा। ये सब वो खुद से कह ही रहा होता है कि तभी एक बंदा उस पर हमला करते हुए कहता है कि मेरे भाई को मारकर तुम बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन उसका अटैक तियान के शील्ड से टकराकर वापस जाकर उसी पर हमला कर देता है, जिससे उस बंदे का काम ही तमाम हो जाता है। वहीं पर तियान अभी भी सोच रहा होता है कि पूरे तीनों रिलम में लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसके बॉडी में दोनों डीमन और इमोर्टल की दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। मैं एक इमोर्टल डीमन कल्टिवेटर हूँ। ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तीनों रिलम में मेरे काफ़ी सारे दुश्मन हैं। अगर मेरा डिमोनिक की लीक हो जाता है तो मेरे दुश्मन जरूर मुझसे बदला लेने आ जाएंगे, और अगर मेरे कारण मेरी वाइफ को चोट पहुँच जाता है तो वो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चलो अब इस इमोर्टल की के कारण डीमन की को एक्सपोज करने का खतरा कम हो गया है। ये सोचकर वो वहाँ पर मौजूद सभी असासिन का काम तमाम करने के बारे में सोच लेता है। वहीं पर उन असासिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर फू कह रही होती है कि उनके पास 10 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रिलम का कल्टिवेटर है। फू को उतना ज़्यादा थका देखकर सभी सैनिकों से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ना जाकर कहती है कि मेरे भाई को ट्रूप भेजने तक को होल्ड करके रखो। उसका हिम्मत देखकर असासिन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा, मरने वाली हो लेकिन अभी भी हार नहीं मानी हो। उसे देखकर वो सोचती है कि हालांकि मैं भी कंसेंट्रेट लेवल में पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं 10 कंसेंट्रेट लेवल वाले से अकेले फाइट नहीं कर सकती हूँ। वहीं पर वो असासिन लोग उसका हिम्मत का दाद देने के बाद उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिससे डर के मारे वो अपना आंख बंद करके अपने भाई को याद करने लगती है। लेकिन उनका हमला करने से पहले तियान अपना पावर का यूज करके सभी असासिन को गायब ही कर देता है। वो देखकर फू काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछती है कि अभी क्या हो गया। उसके सैनिक कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो सभी के सभी असासिन पता नहीं कैसे गायब हो गए। ये सिचुएशन फू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। वहीं पर छत पर से देखकर तियान सोच रहा होता है कि ये लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले। मेरा सिर्फ डिवाइन कॉन्शियसनेस का सिर्फ एक ही ट्रेस उन्हें खत्म करने के लिए काफ़ी था। मुझे पता नहीं था कि मोर्टल्स लोग इतना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये सोचकर वो अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे इमोर्टल की इस मोर्टल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कंस्पिशियस है, इसलिए मैं अपने कल्टिवेशन बेस को सील करके रखा हूँ। ये सोचकर वो अपने वाइफ को ढूंढने चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में त्यांगफेंग पैलेस के मेन हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर यह जाकर थ्रोन पर बैठी होती है और उसे वे चेन छूफेंग नाम का बंदा रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ये उससे कहते हैं कि तुम फिनिक्स गार्ड का ग्रेट कमांडर हो, तुम त्यांगफेंग सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड का इंचार्ज भी तुम ही हो, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि तुम जल्दी से मुझे रिजल्ट बताओगे। चेन काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर
करते हुए कहने लगा होता है कि सभी असासिन पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया है, हम मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहती है कि चाहे कितना ही ज़्यादा पैसा क्यों ना लगाना पड़े, असासिन के पीछे के लोगों को तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। चैन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी एक्शन लेता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि उसका मर्डरस ऑरा बिल्कुल असली के जैसा है जैसा मैंने पहले देखा था। यहाँ तक कि मैं भी इसे सह नहीं पा रहा हूँ। कुछ ही दिनों तक नहीं देखने के बाद मैजेस्टिक क्वीन का रिलम सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पर ये उससे कहती है कि अगर एक बार वो लोग मिल जाते हैं तो बिना किसी मर्जी को उन्हें तबाह कर देना। इतना बोलकर वो उसे भेज देती है। वो जाते हुए सोच रहे होते हैं कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दी है, मुझे लगा नहीं था कि वो जनरल फू को इतना ज़्यादा हाईली रिगार्ड करती होगी। ये सब सोचकर वो जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस ली वेना आकर उससे पूछती है कि क्या सिस्टर तुम्हें परेशानी दी है। उससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम संभाल लूँगा। ये सुनकर वो अपने सिस्टर को ढूंढने चली जाती है। वहीं पर ईहे को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने स्टडी रूम में बैठी होती है और वो अपने मन में कह रही होती है कि अगर मेरे हस्बैंड वहाँ पर नहीं होता तो मैं अपना कल्टीवेशन का यूज करके उन असासिन को काम तमाम कर दी होती। अच्छा हुआ कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल सही सलामत है, नहीं तो अगर उसे कुछ हो जाता तो सिर्फ तुम लोगों को जिंदा गाड़ना ही काफ़ी नहीं होता। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस ली वेना आकर उसे टीच करते हुए कहते क्या बात है, अपने हस्बैंड के लिए सेफिंग किंगडम की डिग्निफाई क्वीन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, लगता है कि तुम सच में उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो। उसे वहाँ पर देखकर वो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वेन्या उसे एक डब्बा देते हुए कहते कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है, क्या वो तुम्हें किसी तरह का कोई दवा ववा देखकर तो अपने बस में नहीं कर लिया है ना, क्या तुम सच में उससे शादी करके उसका ख्याल रखने वाली हो। ये उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते कि तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी औरत और आदमी के प्यार को नहीं समझ सकती हो। इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगी होती है कि हालांकि तुम्हारा ब्रदर इन लोग बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन वो फाउंडेशन के 5th लेवल में आ गया है। लेकिन जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मेरा हार्ट काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहता है और उसके साथ मैं काफ़ी सारे हैप्पी चीज़ें कर सकती हूँ। ली वेन्या उससे पूछ लेती है कि ऐसा भी क्या करती हो जिससे तुम इतना ज़्यादा खुश हो रही हो। ये सुनकर वो गुस्से में उसे देखने लगती है और एम्बेरस होकर उसका गाल खींचते हुए उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक बच्ची हो, ये सब मत पूछो। तभी वो सूरज को डूबता देखकर वो सोचती है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। जब वो अपना दुकान पर गया होता है तो अब मैं पैलेस में आकर अपना काम कर लेती हूँ और उसका आने से पहले वापस घर पहुँच जाती हूँ। इतना सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए सोचने लगी होती है कि आज एक एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जल्दी से जाना होगा, उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। उसे भागता देखकर ली वेन्या सोचती है कि अडल्ट्स को वर्ल्ड को समझना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगले सीन में त्यान को दिखाते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइस हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं अपना सील को हटा लूँगा तो वो चाहे कहीं पर भी क्यों ना चली जाए, मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो आ जाती है और जल्दी से जाकर उसे हक करते हुए कहते हैं कि मैं वापस आ गई। त्यान उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा एंग्जाइस हो रहा था। ये बोलकर वो सोचता है कि उनके कारण मेरी वाइफ को चिंता करना पड़ा है, जल्दी से उस असासिन के पीछे के बंदे को ढूंढकर उसको सजा देना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपना सेलेस्टियल मेथड का यूज करके उस बंदे को दिल में झांकता है जिससे वो सबसे पहली बार पकड़ा होता है और झांकने पर उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कौन है। वो जानकर वो उसका काम तमाम करने के बारे में सोच लेता है। तभी यह उसे डिनर करने के लिए लेकर जाने लगती है। त्यान उससे कहते हैं कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है, इसलिए तुम मुझे खिलाओ। इसलिए वो उसे खिलाते हुए कहते कि पेट भर खाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। त्यान उससे कहता है चाहे कितने क्यों ना खा लूँ, रात को तो सभी एनर्जी का यूज करना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। तभी त्यान उसका ब्यूटी को देखकर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे उठा लेता है और कहते हैं कि खाना तो बहुत ही डिलीशियस है लेकिन अब कुछ और ही खाने का मन कर रहा है। वो एम्बेरस होकर उससे कहते बाद में पहले ये खाना पूरा करो। ये बोलकर वो उसे खिलाना जारी रखती है। त्यान वो सब खाते हुए कहते हैं कि अगर एक दिन मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं मिलेगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ये सुनकर वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है, लेकिन तभी वो सुबह वाली बात को याद करके थोड़ी सी गुस्से में उससे कहती है कि बाहर भी तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है और उसके अंदर में काफ़ी सारे ब्यूटीज भी है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे पास कुछ बनी गर्ल्स होंगी तो तुम्हें और मजा आएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा पैनिक करते हुए सोचने लगा होता है कि इसे अभी तक वो याद है। ये सोचकर वो उसे जल्दी से एक सॉसेज खिलाते हुए कहता है कि तुम भी खाओ, रात को काफ़ी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। वो साई फील करते हुए कहती है तो क्या इस सॉसेज से तुम मुझे प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे प्यास लग गया है और अब मैं राइस सूप पीना चाहती हूँ। इसलिए वो उसे पिलाता है। वहीं पर वो पीकर सोचती है कि अपने हस्बैंड से शादी करना सच में मेरा लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट चीज़ रहा है। वहीं पर उससे देखकर त्यान सोच रहा होता है कि मुझे अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा, ये काइंड फेरी लाइक डे में किसी कीमत पर एक्सचेंज नहीं करूँगा। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग खाली होते हैं और वो अपने बेड पर बैठा होता है। तभी वो उसे अपना लेग देते हुए कहती है कि पूरे दिन शॉपिंग कर रही थी इसलिए मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। फैंग उसका पैर का मसाज करते हुए कहता है कि फैंगजिंग सिटी थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है, इसलिए क्यों ना हम लोग मूव आउट हो जाएं, हम लोग माउंटेन और रिवर के बीच में एक अच्छा सा जगह ढूंढेंगे, मैं खेती करूंगा और तुम कुक करोगी, हर दिन एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताएंगे और बूढ़े होंगे। उसकी बातें सुनकर वो सोचती है मैं सच में जाना तो चाहती हूँ लेकिन अगर मैं अभी चली जाती हूँ तो पैलेस के सभी किंग चेयर्स में चले जाएंगे।
जाएंगे। ये सोचकर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं मूव आउट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर का सभी चीज़ें का आदत हो गया है और इसलिए बाहर में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। उससे रोता देखकर वो जल्दी से उसे शांत करते हुए कहता है ठीक है, हमें फ्यूचर में और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचता है कि ये मैं ही हूँ जो कि अच्छा से नहीं सोचा था, अगर मैं अनिजी फैक्टर से डील करके पूरा सिटी को सेफ बना दूंगा तो काम हो जाएगा। अल्टीमेट की तो मुझे मेरे वाइफ को हैप्पी रखना है। दूसरी तरफ में ये सोच रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि वो असासिन मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा डरा देंगे। जब वो कल दुकान पर जाएगा तब मैं जल्दी से जाकर उसके मास्टरमाइंड को ढूंढकर उस बंदे का काम तमाम कर दूंगी। वहीं पर चांद भी यही सोच रहा होता है कि वो असासिन मेरे वाइफ को काफ़ी ज़्यादा डरा दी है, कल दुकान पर जाने का दिखावा करके मास्टरमाइंड को ढूंढूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। और वो दोनों यही सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ हस्बैंड को किसी तरह का खतरा का इनकाउंटर नहीं करने दे सकती हूँ। अब इसको कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सोने का टाइम आ गया होता है और वो लोग अपना ड्रेस चेंज कर लिए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण उसे अपना शोल्डर मसाज करने के लिए कहती है, इसलिए वो उसे मसाज करने लगता है और सोचता है कि मेरी वाइफ का बॉडी का नेचुरल फ्रेग्रेंस सच में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं पहले भी इसे कहीं पर स्मेल कर चुका हूँ, शायद ये मेरा किसी तरह का कोई इल्यूजन होगा। ये सोचकर वो अपना काम जारी रखता है और इसके बाद वो उसका फिट का मसाज करना स्टार्ट कर देता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों किस करते हैं और वो दुकान पर जाने लगता है। दुकान पर जाने का तो सिर्फ बहाना होता है, वो दुकान पर जाने का दिखावा करके वो अपना असली काम करने चला जाता है। और इसी के साथ यहीं पर मैं इसे एंड करता हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं और इस पर मैं ज़्यादा नहीं 2000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो अब मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।